तो आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंटरप्रेन्योरशिप यूनिट 4 और आपका पूरा यूनिट 4 इसी लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो जिन लोग को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंटरप्रेन्योरशिप यूनिट 4 का नोट्स चाहिए तो आपके स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, इसी नंबर पे आपको मात्र 10 रुपीज़ गूगल पेमेंट करना है और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना है और आपको वहीं पे नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। अब यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट कास्ट एस्टिमेशन। ये क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि पिछले सेमेस्टर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है, किसी भी प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए कितना पैसा लगेगा, कितना रिसोर्स लगेगा, उसके बारे में पहले से ही फॉरकास्टिंग करना, अनुमान लगाना। तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं प्रोजेक्ट कास्ट एस्टिमेशन। यानी कि अगर आप लोग प्रोजेक्ट को बना रहे हो तो उसमें कौन कौन सा रिसोर्स लगेगा, कितना पैसा लगेगा, कितना टाइम लगेगा, ठीक, तो उसके बारे में पहले से ही अनुमान लगाना, फॉरकास्टिंग करना। तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं कास्ट एस्टिमेशन। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा गया है कि कास्ट एस्टिमेशन फॉरकास्टिंग का एक प्रोसेस होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कितना रिसोर्स या फिर कौन कौन सा रिसोर्स लगेगा, उसके बारे में पहले से ही फॉरकास्टिंग करना। जब यहाँ पे डिफाइंड स्कोप है, इस डिफाइंड स्कोप के अंदर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना। और जो भी आप लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहे हो, प्रोजेक्ट को बना रहे हो, उसमें क्या क्या रिसोर्स यूज किया जा रहा है, क्या क्या रिसोर्स यूज होने वाला है, कितना पैसा लगने वाला है, इसके बारे में आपको पहले से ही अनुमान लगाना। तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं कास्ट एस्टिमेशन। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है एस्टिमेटिंग कास्ट इज इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इन दी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कास्ट एस्टिमेट करना बहुत ही एसेंशियल पार्ट होता है, एसेंशियल प्रोसेस होता है, क्योंकि इसी के बिहाफ पे आप डिटरमाइन कर पाते हो या फिर प्लानिंग कर पाते हो कि प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कितना पैसा लगेगा, कितना कास्ट लगेगा और कितने टाइम में प्रोजेक्ट बन करके तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका तीसरा पॉइंट है कि अगर आपका प्रोजेक्ट एक बार बन जाता है तो उस प्रोजेक्ट को बजट के अंदर रखने के लिए आपको एफिलाइटेड कास्ट को मैनेज करना पड़ेगा और उसको मैनेज करने के लिए कितना पैसा आएगा, सो दैट आर दी कास्ट एस्टिमेट। अब यहाँ देखिए गुड कास्ट एस्टिमेशन बहुत ही एसेंशियल पार्ट होता है किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। यानी कि इसकी सहायता से आप फिक्स बजट में, यानी कि एक पर्टिकुलर बजट में, एक पर्टिकुलर कास्ट में प्रोजेक्ट को जनरेट कर सकते हो और इसके हिसाब से प्लानिंग भी कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए कास्ट एस्टिमेशन के एलिमेंट कौन कौन से हैं, यानी कि कहाँ कहाँ पे किस किस एलिमेंट में पैसा लगेगा या फिर खर्चा होगा। तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे, पहला आपका है लेबर एलिमेंट। यानी कि प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपने क्या किया, मैनेजर को क्रिएट किया, मैनेजर को रखा। तो मैनेजर का काम क्या होता है, प्लानिंग करना। मैनेजर का काम क्या होता है, एक टीम बनाना और उस टीम बना करके लेबर को या फिर वर्कर को या फिर एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना। तो जितने सारे यहाँ पे एम्प्लॉय काम करेंगे तो उसको आप देंगे वेज, वेतन को देना पड़ेगा। तो यहाँ भी पैसा लगेगा। अगला पॉइंट आपका है मटेरियल इक्विपमेंट। यानी कि प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए जो भी यहाँ पे मटेरियल, इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी, फिजिकल टूल का, रिसोर्स का यूज होगा, तो यहाँ भी कास्ट एस्टिमेशन होगा, पैसा लगेगा। अगला आपका है फैकल्टीज। यानी कि जो भी यहाँ पे प्रोजेक्ट को डेवलप किया जाएगा तो वो प्रोजेक्ट एक पर्टिकुलर प्लेस पे डेवलप किया जाएगा या फिर बनाया जाएगा। तो जो आपने यहाँ पे प्लेस का यूज किया है, एक पर्टिकुलर लोकेशन का, एक पर्टिकुलर प्लेस का यूज किया है, तो यहाँ भी आपको कास्ट को पे करना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए अगर यहाँ पे कंपनी के पास खुद का प्लेस है, तब यहाँ पे कास्ट को पे नहीं करना पड़ेगा। अगला पॉइंट आप लिखेंगे वेंडर। यानी कि किसी भी प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए थर्ड पार्टी की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे कंट्रैक्टर की या फिर थर्ड पार्टी की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ भी आपको पैसा देना पड़ेगा, यानी कि वेंडर में भी पैसा लगेगा। अगला है रिस्क। यानी कि जब भी मान लीजिए
आप प्रोजेक्ट को बना रहे हो और बीच में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, कोई भी इशू आ गया, तो इससे क्या होगा कि आपका प्रोजेक्ट का प्रोसेसिंग ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगा। तब यहाँ पे आप उस रिस्क को रिमूव कैसे करेंगे, यानी कि आप दोबारा जो है प्लानिंग करोगे और दोबारा आप पैसा को यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे। किसके लिए? प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, रिस्क को रिड्यूस करने के लिए। तो यहाँ भी पैसा लगेगा। सो दीज आर दी एलिमेंट ऑफ दी कास्ट एस्टिमेशन। अगला पॉइंट आप लिखेंगे यहाँ पे, अगला है कास्ट एस्टिमेशन के क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। तो पहला आपका है मोर एक्यूरेट प्लानिंग, यानी कि प्रोजेक्ट बनाने से पहले आपको अच्छी तरीके से प्लानिंग करना होगा। उसके बाद जो है आप प्रोजेक्ट को बनाओगे। विच टास्क विल यूज इन योर प्रोजेक्ट, यानी कि आपके प्रोजेक्ट में कौन कौन सा टास्क यूज होगा, कौन कौन सा रिसोर्स यूज होगा। तो सबसे पहले यानी कि प्रोजेक्ट को क्रिएट करने से पहले आप अच्छे तरीके से प्लानिंग करोगे। तो जब यहाँ पे अच्छे तरीके से आप प्लानिंग करोगे तो जो भी आपका प्रोजेक्ट बनेगा उसका क्वालिटी सबसे बेस्ट होगा, कम पैसे में ज़्यादा क्वालिटी का प्रोडक्ट बनेगा और उसका परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा होगा। तो परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा होगा, पैसा का जो प्राइस है कम होगा, तो यहाँ पे क्लाइंट बहुत ही खुश हो जाएगा, यानी कि उसका आपके साथ रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। तो आप लोग लिखेंगे स्ट्रॉन्गर क्लाइंट रिलेशनशिप। और यहाँ पे आपका अगला है बेटर रेपुटेशन एंड रिपीट बिजनेस, यानी कि जो भी आप लोग प्रोजेक्ट को बना रहे हो तो आपको यहाँ पे फिक्स करना है टाइम, एक बजट को फिक्स करना है और उसी के अंदर आपको प्रोजेक्ट को डेवलप करना है। यानी कि अगर आपका प्रोजेक्ट एक फिक्स टाइम में, एक फिक्स बजट में क्रिएट हो जाता है तो आपका प्रोजेक्ट मार्केट में सबसे वैल्यूबल होगा, उसका सप्लाई बहुत ही ज़्यादा होगा और यहाँ पे क्लाइंट भी खुश हो जाएगा, क्योंकि आपका जो भी प्रोजेक्ट है एक पर्टिकुलर टाइम पे क्रिएट हो गया है, एक पर्टिकुलर एक लो कास्ट में प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है और उसका क्वालिटी भी सबसे बेस्ट है, यानी कि उसका सप्लाई मार्केट में बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा और आपका बिजनेस बहुत ही ग्रो या फिर इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। अगला पॉइंट आप लिखेंगे इम्प्रूव्ड रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कि प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए जो भी यहाँ पे रिसोर्स यूज किया जा रहा है, जो भी यहाँ पे टास्क यूज किया जा रहा है, उसकी क्वालिटी सबसे बेस्ट होनी चाहिए। ठीक, तो ये आपका हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ द कास्ट एस्टिमेशन। अगला पॉइंट आपका है कि प्रोजेक्ट कास्ट एस्टिमेशन के कितने टाइप होते हैं। तो पहला आप लिखेंगे एनालॉगस एस्टिमेटिंग, यानी कि कितना पैसा लगेगा किसी भी प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए, कितना पैसा लगेगा, मैनेजर कैसे कैलकुलेट करता है। तो मैनेजर चेक करता है कि जो भी यहाँ पे प्रोजेक्ट उसको मिला है बनाने के लिए, तो यहाँ पे वो देखता है क्या ये प्रोजेक्ट पहले बना है, यानी कि पास्ट में बना है या फिर नहीं बना है। तो जो ये सिमिलर प्रोजेक्ट पिछले साल बना है या फिर पास्ट में बना है, उसमें कितना पैसा लगा, कितना कास्ट लगा था, कितना पैसा लगा था। तो पास्ट प्रोजेक्ट के कास्ट के हिसाब से या फिर कंपेयर करके प्रोजेक्ट को कैलकुलेट करता है कि यहाँ पे कितना रिसोर्स या फिर कितना कास्ट लगेगा। तो यह आपको हो गया एनालॉगस एस्टिमेटिंग। अगला पॉइंट आपका है बॉटम अप एस्टिमेटिंग, यानी कि एक बड़े प्रोजेक्ट को छोटे छोटे कंपोनेंट में डिवाइड करना। और यहाँ पे देखना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये प्रोजेक्ट है, इसको छोटे छोटे प्रोडक्ट में डिवाइड कर देना, छोटे छोटे सब टास्क में डिवाइड कर देना, छोटे छोटे कंपोनेंट में डिवाइड कर देना। फिर यहाँ पे देखना कि इसमें कितना पैसा खर्च हुआ था, इसमें कितना पैसा खर्च हुआ था, इसमें कितना पैसा खर्च हुआ था, इसमें कितना पैसा खर्च हुआ था। तो इसके हिसाब से कास्ट एस्टिमेट करना, तो उसे बोलते हैं बॉटम अप एस्टिमेटिंग। अब यहाँ पे आपका अगला टाइप है 3 पॉइंट एस्टिमेटिंग, यानी कि ऑप्टिमिस्टिक और यहाँ पे पेसिमिस्टिक और यहाँ पे मोस्ट लाइकली, इन तीनों पॉइंट के बिहाफ पे कास्ट को एस्टिमेट करना। अगला टाइप है टॉप डाउन एस्टिमेटिंग, यानी कि यह जो है बॉटम अप एनालिसिस का अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है कि जो भी यहाँ पे सब टास्क है, जो भी यहाँ पे कंपोनेंट है, उन सभी कंपोनेंट को क्लब करके जोड़ करके कास्ट को एस्टिमेट करना, तो उसे बोलते हैं टॉप डाउन
एस्टिमेटिंग। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और यही सेम क्वेश्चन पिछले सेमेस्टर में आया था। तो ये आपका क्वेश्चन है डीपीआर क्या होता है, यानी कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आप लोग लिखेंगे इसमें कि प्रोजेक्ट को प्लानिंग करने के बाद, प्रोजेक्ट को डिजाइन करने के बाद डीपीआर प्रिपेयर होता है, डीपीआर तैयार होता है। यानी कि सबसे पहले यहाँ पे प्रोजेक्ट को बनाया जाएगा। तो प्रोजेक्ट के प्लानिंग के बाद, प्रोजेक्ट को डिजाइन करने के बाद डीपीआर को यानी कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को तैयार किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। अगला पॉइंट आप लिखेंगे कि डीपीआर प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा और बहुत ही विस्तृत रूपरेखा होता है। यानी कि डीपीआर के अंदर प्रोजेक्ट के बारे में सारा इंफॉर्मेशन होता है। मान लीजिए आपका डीपीआर है, तो इस डीपीआर के अंदर प्रोजेक्ट के बारे में सारा इंफॉर्मेशन होता है कि प्रोजेक्ट कैसे बना है, प्रोजेक्ट के बनने में क्या क्या रिसोर्स, क्या क्या टास्क यूज किया गया है। सो ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोजेक्ट दैट आर मेंशन इन द डीपीआर। तो यहाँ पे वही चीज लिखा गया है कि प्रोजेक्ट में कौन कौन सा टास्क, कौन कौन सा रिसोर्स यूज किया गया है। तो इन सभी के बारे में सारा इंफॉर्मेशन डीपीआर में होता है, ताकि प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा बने और सक्सेसफुल बने। अगला पॉइंट आप लिखेंगे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल फॉर्मुलेशन का डीपीआर क्या होता है, एक प्राइमरी रिपोर्ट होता है। इन्वेस्टमेंट प्रपोजल ऑफ फॉर्मुलेशन का डीपीआर एक प्राइमरी रिपोर्ट होता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका है फिजिबिलिटी स्टडी, यानी कि फिजिबिलिटी स्टडी में क्या होता है, नीड होता है, एनालिसिस होता है। आपने पढ़ा था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो उसमें आपका पहला स्टडी था फिजिबिलिटी स्टडी। ये आपका होता है पहला स्टेप। इसमें क्या होता है, इसमें नीड दिखाया जाता है कि प्रोजेक्ट का नीड क्या है, प्रोजेक्ट को एनालाइज करते हैं। तो जो भी यहाँ पे सिस्टम है या फिर प्रोजेक्ट है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उसका पर्पज है, तो इसके बारे में सारा इंफॉर्मेशन डीपीआर में होता है। ठीक, तो यहाँ पे अगला पॉइंट आप लिखेंगे कि फिजिबिलिटी स्टडी को प्रिपेयर करने के बाद जो भी यहाँ पे मैनेजर होता है, जो भी यहाँ पे एक्सपर्ट होता है, यहाँ देखिए जो भी यहाँ पे एक्सपर्ट होता है, वो एक्सपर्ट यहाँ पे चेक करता है कि जो भी यहाँ पे प्रोजेक्ट बन गया है, इस प्रोजेक्ट में क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उस इशू को रिसॉल्व करता है और मॉडिफाई भी करता है। अगर रिक्वायरमेंट पड़ा तो उसको मॉडिफाई भी करता है। कहाँ भी करता है, एक कंसर्न डिपार्टमेंट में। और यहाँ पे ये आपका होता है 6 स्टेप प्रिपरेशन ऑफ दी डीपीआर इज द फर्दर स्टेप इन द फॉर्मिंग ऑफ द प्रपोजल व्हेन द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल हैज बीन अप्रूव्ड ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन रिपोर्ट। यानी कि जब यहाँ फंक्शन का रिपोर्ट है, उसके बेसिस पे अगर यहाँ पे अप्रूव हो जाता है, तो आप लोग प्रपोजल के बेस पे डीपीआर को प्रिपेयर करते हो। सो दिस इज द लास्ट स्टेप। अब यहाँ देखिए, अगला पॉइंट आप लिखेंगे कि डीपीआर में कौन कौन सा कंटेंट इन्फॉर्मेशन होता है। डीपीआर में कौन कौन सा कंटेंट इन्फॉर्मेशन होता है, तो आप लोग लिखेंगे कि जो भी यहाँ पे प्रोजेक्ट के बारे में, यहाँ देखिए ब्रीफ इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोजेक्ट, यानी कि प्लानिंग इन्फॉर्मेशन, एनालिसिस ऑफ द प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन, या फिर प्रोजेक्ट के बारे में जो भी यहाँ पे प्लानिंग किया गया है, एनालिसिस किया गया है, तो प्रोजेक्ट के बारे में एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन डीपीआर में होता है। अगला पॉइंट आप लिखेंगे कि प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए जो भी यहाँ पे एक्सपीरियंस, जो भी यहाँ पे पीपल हैं, उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए और स्किल्ड होना चाहिए, ताकि यहाँ पे प्रोजेक्ट बेस्ट क्वालिटी का बने और प्रॉपर तरीके से बने। तो एक्सपीरियंस एंड स्किल पीपल ऑफ इंफॉर्मेशन किस में होता है, डीपीआर में होता है, किसी भी प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि प्रोजेक्ट में जो भी इंफॉर्मेशन होता है सारा, वो डीपीआर में होता है। तो ये आपको हो गया एक्सपीरियंस एंड दी स्किल ऑफ दी पीपल। अगला पॉइंट आप लिखेंगे प्रोजेक्ट फाइनेंस एंड सोर्स ऑफ फाइनेंस। प्रोजेक्ट को बनाने में कितना पैसा लगा है, कितना कास्ट लगा है, कौन कौन सा रिसोर्स लगा है, कौन कौन सा टास्क का यूज किया गया है, तो इन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन डीपीआर में होता है। गवर्नमेंट अप्रूवल के बारे में इंफॉर्मेशन डीपीआर में होता है।
यानी कि अगर यहाँ पे गवर्नमेंट का अप्रूवल मिल जाएगा तभी आप सोसाइटी में, मार्केट में उसको डिलीवर कर सकते हो। यहाँ पे रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट, यानी कि प्रोजेक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन डीपीआर में होता है। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे आपका है डीपीआर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो आप लिखेंगे रिपोर्ट के बारे में जो भी सफिशिएंट डिटेल होता है तो उसको डीपीआर में देना पड़ता है, यानी कि जो भी यहाँ पे सफिशिएंट डिटेल होते हैं जो कि इंडिकेट करते हैं पॉसिबल फेट के बारे में जब यहाँ पे प्रोजेक्ट का इंप्लीमेंट होता है। तो यहाँ पे कहने मतलब क्या है, प्रोजेक्ट के बारे में, जो भी यहाँ प्रोजेक्ट है, जो भी यहाँ पे रिपोर्ट है, उसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन डीपीआर में प्रोवाइड किया जाता है। अगला पॉइंट आप लिखेंगे कि प्रोजेक्ट के अप्रूवल के दौरान जो भी यहाँ पे क्वेश्चन रेज किए जाते हैं तो उस प्रॉब्लम को, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना डीपीआर का ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, टेक्निकल प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम, तो इनके ऊपर भी क्लियर किया जाता है। सो दीज आर दी ऑब्जेक्टिव ऑफ दी डीपीआर। तो बस इतना ही क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन क्लास से बाहर नहीं आएगा। तो आज आपका पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिट 4 पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।